नमस्ते। कैसे हो आप लोग? चलो आज हम पेंट सेक्टर के बारे में बात करते हैं। मतलब घरों की दीवारों से लेकर हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो तक इन पेंट कंपनियों का रंग ना हर जगह बिखरा हुआ है। लेकिन आजकल इस सेक्टर में गजब की हलचल है। सही में नए बड़े खिलाड़ी मैदान में कूद पड़े हैं और मुकाबला एकदम जिसे कहते हैं ना गर्मा गया है। तो सवाल ये है कि आखिर चल क्या रहा है पेंट की इस रंगीन दुनिया में, और क्या ये सेक्टर अभी भी इन्वेस्टर्स के लिए उतना ही आकर्षक है जितना मतलब पहले हुआ करता था? आइए आज इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। बिल्कुल। देखिए, भारतीय पेंट इंडस्ट्री कोई छोटी मोटी नहीं है। ये करीब 70,000 करोड़ का सेक्टर है। 70,000 करोड़, ओके। हाँ, और इसका सीधा कनेक्शन जुड़ता है रियल एस्टेट से, मतलब हाउसिंग की मांग से। जब नए घर बनते हैं या पुराने घरों की मरम्मत होती है तो पेंट तो लगता ही है। हाँ ये तो है। मतलब घर बिकेंगे तो पेंट बिकेगा, सीधा हिसाब है। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर एक पेंच है। हाल की कुछ रिपोर्ट्स ऐसा इशारा कर रही हैं कि घरों की मांग और कीमतों में जो तेजी थी ना, वो शायद अगले वित्त वर्ष यानी FY26 में थोड़ी धीमी पड़ सकती है। अच्छा, क्यों? वजह, एक तो बिना बिके हुए घरों की संख्या मतलब इन्वेंट्री वो बढ़ रही है, और साथ ही लोन वगैरह महंगा होने से घर खरीदना भी थोड़ा मुश्किल हुआ है। अच्छा, मतलब हाउसिंग मार्केट में थोड़ी सुस्ती आ सकती है हाँ। और उसका असर पेंट पर भी दिखेगा फिर। हाँ, आशंका तो यही है। हालांकि अब तक पेंट सेक्टर ने आप देखिए काफी दम दिखाया है। कंपनियों ने लगातार महंगे और बेहतर प्रोडक्ट्स, जिसे प्रीमियम प्रोडक्ट्स कहते हैं, वो लॉन्च किए हैं। हम्म। नई टेक्नोलॉजी अपनाई है और अपने डीलरों और दुकानों का जाल मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खूब फैलाया है। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि तस्वीर बदल रही है। ये नए खिलाड़ी कौन है और मतलब कितना असर डाल रहे हैं ये? हाँ, तस्वीर तेजी से बदल रही है। देखिए, बाजार में दो बड़े नाम कूद पड़े हैं। एक है बिरला ओपस, आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी। अच्छा, बिरला की। हाँ, और दूसरा है JSW पेंट्स, जो अब जानी मानी कंपनी एक्जो नोबेल के साथ हाथ मिला रही है। ओ, JSW और एक्जो नोबेल। जी, इनके आने से जो पुराने दिग्गज हैं जैसे एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स और खुद एक्जो नोबेल, उन पर जबरदस्त दबाव आ गया है। अब उनके मुनाफे का मार्जिन, उनके शेयरों की कीमत यानी वैल्यूएशन और भविष्य में उनकी ग्रोथ कितनी होगी, इन सब पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। समझ गए। तो मुकाबला अब सिर्फ पुराने खिलाड़ियों के बीच नहीं रहा, बल्कि नए और पुराने सबके बीच है। चलिए फिर एक एक करके इन कंपनियों को समझते हैं। शुरुआत करते हैं बाजार के बादशाह से, एशियन पेंट्स। 80 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी, शायद ही कोई घर हो जहां इनका नाम ना सुना गया हो। बिल्कुल सही। एशियन पेंट्स भारत की सबसे बड़ी पेंट कंपनी है। होम डेकोर सेगमेंट में तो इनका दबदबा है। एशियन पेंट्स एप्को जैसे इनके ब्रांड्स घर घर में जाने जाते हैं। और मजे की बात यह है कि ये अब सिर्फ दीवार पेंट तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, और क्या क्या करते हैं ये लोग? अरे अब ये वॉल कवरिंग भी बनाते हैं, वाटरप्रूफिंग केमिकल्स, मॉड्यूलर किचन, बाथरूम की फिटिंग्स, यहाँ तक कि लाइटें और UPVC खिड़कियां भी। मतलब कोशिश ये है कि घर को सजाने संवारने का पूरा समाधान वो एक ही जगह मिल जाए कस्टमर को। वाह, यानी पेंट कंपनी से एक पूरी होम डेकोर कंपनी बनने की कोशिश है। और प्रोडक्ट्स में क्या खास है, कुछ नया? इनका फोकस प्रीमियम सेगमेंट पे ज्यादा रहता है, मतलब महंगे और खास फीचर्स वाले पेंट्स पर। जैसे इनका एक पेंट है ऑल प्रोटेक्ट। कंपनी क्लेम करती है कि इस पर दाग नहीं लगते, पानी कमल के पत्ते की तरह फिसल जाता है। हम्म। फिर एक सुपर लग्जरी पेंट है निलाया आर्क, चूने पर आधारित है और 10 साल की गारंटी भी देते हैं। लेकिन क्या लोग वाकई ये महंगे पेंट खरीद रहे हैं? आपने शुरू में कहा था कि शायद लग्जरी सेगमेंट में नरमी है। हाँ, ये एक देखने वाली बात है। हाल की तिमाहियों में ऐसा लगा है कि शायद लोग थोड़े सस्ते विकल्प चुन रहे हैं। बाजार की भाषा में इसे डाउन ट्रेंडिंग कहते हैं। डाउन ट्रेंडिंग मतलब हो सकता है लोग सुपर लग्जरी की बजाय उससे शायद एक लेवल नीचे वाला पेंट खरीद रहे हों। इकोनॉमी का भी असर हो सकता है। अच्छा, और कंपनी की ताकत क्या है? मतलब इतने सालों से टिकी हुई है तो कुछ तो होगा। इनकी सबसे बड़ी ताकत है इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। करीब 1,70,000 डीलर और दुकानें। सोचिए कितना बड़ा नेटवर्क है। देश के कोने कोने तक इनकी पहुंच है। 1,70,000? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और दूसरा ग्राहकों का भरोसा। इनका नेट प्रोमोटर स्कोर यानी NPS 70 है। NPS एक तरीका है ये नापने का कि ग्राहक कंपनी से कितने खुश हैं और दूसरों को इसकी सलाह देंगे या नहीं। 70 का स्कोर काफी अच्छा माना जाता है इंडस्ट्री में। कमाल का नेटवर्क और भरोसा। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, पैसा। निवेशकों के लिए कैसा रहा है एशियन पेंट्स? देखिए, लंबे समय में अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें तो एशियन पेंट्स के स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दिया है, नो डाउट। शेयर की कीमत 838 रुपए से बढ़कर 2504 रुपए तक गई, यानी लगभग 199% का कुल रिटर्न। 199%? 10 साल में? पाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब औसतन हर साल कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है पिछले साल के मुनाफे पर भी मुनाफा जोड़कर। 10 साल में 11% सालाना। ठीक है। लेकिन हाल के सालों में कैसा रहा है? क्योंकि कंपटीशन तो अब बड़ा है। बिल्कुल, यहीं पर तस्वीर थोड़ी बदली है। पिछले 5 सालों में ये सालाना ग्रोथ धीमे होकर सिर्फ 5% रह गई है। सिर्फ 5%? हाँ, इसी तरह कंपनी की बिक्री यानी रेवेन्यू और मुनाफा यानी प्रॉफिट बढ़ने की रफ्तार भी घटी है। 10 साल का औसत देखें तो रेवेन्यू 10% और प्रॉफिट 11% सालाना बढ़ा था। लेकिन पिछले 3 सालों में ये ग्रोथ घटकर सिर्फ 5% रेवेन्यू में और 8% प्रॉफिट में सालाना रह गई है। अरे, मतलब ग्रोथ साफ तौर पर धीमी हो रही है।
और वो आरओसी जिसकी बात आप कर रहे थे वो क्या है? हाँ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये बेसिकली बताता है कि कंपनी अपने लगाए हुए कुल पैसे यानी कैपिटल पर कितना कमा रही है। यह आंकड़ा इन्वेस्टर्स के लिए बहुत जरूरी होता है। अच्छा। तो एफवाई 15 में एशियन पेंट्स का आरओसी 42% था, जो काफी शानदार था, लेकिन एफवाई 25 में ये घटकर 26% रह गया है। 42% से 26%, ये तो बड़ी गिरावट है। इसका क्या मतलब है फिर? इसका मतलब है कि कंपनी को अब अपना बिजनेस चलाने और बढ़ाने के लिए पहले के मुकाबले ज्यादा पूंजी लगानी पड़ रही है, या आप कह सकती हैं कि पूंजी पर कमाई कम हो रही है, और बढ़ते कंपटीशन के माहौल में ये थोड़ी चिंता की बात हो सकती है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि कंपनी ने शेयरधारकों को दिया जाने वाला डिविडेंड लगातार बढ़ाया है। 6 रुपए 1% से बढ़कर 24.8% हो गया है। तो मिली जुली तस्वीर है। स्टॉक का क्या हाल है अभी? आजकल कैसा चल रहा है? पिछले एक साल में एशियन पेंट्स का स्टॉक करीब 20% गिरा है। 20% नीचे? हाँ, शायद बाजार को यही बढ़ते कंपटीशन की चिंता सता रही है। वैल्यूएशन की बात करें, यानी शेयर कितना महंगा या सस्ता है, तो ये अभी भी प्रीमियम है। इसका प्राइस टू अर्निंग्स पीई रेशियो 62.4 है। 62? हाँ, 62.4। पी रेशियो बताता है कि कंपनी के हर 1 रुपए कमाने के लिए निवेशक कितने रुपए देने को तैयार हैं। 62.4 का पी इसके 10 साल के औसत के करीब है, लेकिन इंडस्ट्री का जो औसत है 47, उससे काफी ज्यादा है। मतलब बाजार अभी भी इसे लीडर मानकर ऊंची कीमत दे रहा है। लेकिन क्या ये जायज है मौजूदा हालात में? ये बड़ा सवाल है। और आगे क्या उम्मीद है? जैसे ब्रोकरेज फर्म्स क्या कह रही हैं? हालिया तिमाही Q1 FY26 में वॉल्यूम ग्रोथ यानी बिकने वाले पेंट की मात्रा में बढ़ोतरी वो सिर्फ 3.9% रही, जो थोड़ी कम है। मैनेजमेंट का अनुमान है कि मुनाफे का मार्जिन 18-20% के बीच रहेगा। ज्यादातर ब्रोकरेज फर्म्स जैसे जियोजित इस पर होल्ड यानी बनाए रखे की सलाह दे रही हैं। होल्ड मतलब? होल्ड का मतलब है कि वे ना खरीदने की सलाह दे रहे हैं ना बेचने की। कह रहे हैं कि अभी इंतजार करो, देखो क्या होता है। उनका टारगेट प्राइस 2777 रुपीज है, जो मौजूदा कीमत से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है। मतलब फिलहाल बड़ी तेजी की उम्मीद कम दिख रही है। ठीक है, एशियन पेंट्स की कहानी तो काफी हद तक समझ आ गई। अब जरा बर्जर पेंट्स पर नजर डालते हैं। ये भी बहुत पुराना और बड़ा नाम है। इन्होंने इस कंपटीशन से निपटने के लिए क्या खास किया है? कुछ अलग? बर्जर पेंट्स भी एशियन पेंट्स की तरह प्रीमियम सेगमेंट में अपनी जगह मजबूत कर रहा है। इनका खास जोर साइंस पर आधारित प्रोडक्ट्स पर है, मतलब टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स। अच्छा। जैसे इनके पास रूफ कूल पेंट है, जो छत को ठंडा रखने में मदद करता है। यस। या वेदर कोट एंटी डस्ट कूल है, जो धूल जमने से रोकता है और गर्मी भी कम करता है। अच्छा। अंदर के लिए इजी क्लीन सिल्की टच जैसे हाई एंड पेंट्स हैं, तो ये टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहे हैं। अच्छा, मतलब ये टेक्नोलॉजी का एंगल ला रहे हैं। या इनका नेटवर्क कैसा है? क्या इन्होंने मार्केट शेयर बढ़ाया है? क्योंकि एशियन पेंट्स का दबदबा है। का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी तेजी से फैला है। अब इनके 1300 से ज्यादा अपने रिटेल आउटलेट हैं और करीब 59,000 जगहों पर इनकी पहुंच है। और दिलचस्प बात यह है कि पिछले कुछ सालों में इन्होंने अपना मार्केट शेयर एशियन पेंट से छीना भी है। सच में? हाँ, इनका मार्केट शेयर 18.9% से बढ़कर 21.2% हो गया है। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है कि एशियन पेंट्स के दबदबे वाले बाजार में इन्होंने अपना शेयर बढ़ाया। तो फिर स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया है एशियन पेंट से बेहतर? 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो बर्जर ने एशियन पेंट से भी बेहतर रिटर्न दिया है, सालाना 16% CAGR। 16%? वाह। हाँ, लेकिन यहाँ भी हाल के वर्षों में ब्रेक लगे हैं। पिछले 5 साल का CAGR सिर्फ 3% है, और पिछले 3 साल का तो लगभग शून्य या हल्का नेगेटिव 1% है। तो यहाँ भी हालिया प्रदर्शन फीका है। लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं? मतलब कमाई, मुनाफा, आरओसी वगैरह। पिछले 10 सालों में रेवेन्यू 11% CAGR और नेट प्रॉफिट 16% CAGR से बढ़ा है, जो अच्छा है। ROCE भी करीब 25% FY25 पर बना हुआ है, जो एशियन पेंट्स की गिरावट के मुकाबले बेहतर स्थिरता दिखाता है। डिविडेंड भी लगातार बढ़े हैं। FY25 में 3.8 रुपए प्रति शेयर था। तो फंडामेंटल्स ठीक है, आरओसीई भी स्थिर है, लेकिन स्टॉक नहीं चल रहा। वैल्यूएशन का क्या? ये भी महंगा है। वैल्यूएशन यहाँ भी प्रीमियम है। पी रेशो 53.1 है। इसके 10 साल के औसत 62 से थोड़ा कम जरूर है, लेकिन इंडस्ट्री के औसत से ज्यादा है। बाजार इसे भी एक ग्रोथ स्टॉक की तरह ही देख रहा है। हालिया तिमाही कैसी रही बर्जर के लिए? नतीजे मिले जुले थे। वॉल्यूम यानी मात्रा 5.6% बढ़ी, जो एशियन पेंट से बेहतर है, लेकिन वैल्यू ग्रोथ सिर्फ 2% रही। सिर्फ 2%? इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हो सकता है कि ज्यादा माल बेचने के लिए या तो कीमतें कम करनी पड़ी, या फिर सस्ते प्रोडक्ट्स ज्यादा बिके। भारी बारिश का भी असर पड़ा था, लेकिन अच्छी बात यह है कि लागत कंट्रोल में रखने से मार्जिन 17.4% पर स्थिर रहा। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि मानसून के बाद मांग सुधरेगी और वॉल्यूम ग्रोथ 7 से 9% तक जा सकती है। और ब्रोकरेज की राय इस पर? जियोजित जैसी फर्म यहां भी होल्ड की सलाह दे रही है, लेकिन उनका टारगेट प्राइस 635 रुपए मौजूदा कीमत से थोड़ा ऊपर है, तो वे शायद यहां एशियन पेंट्स के मुकाबले थोड़ी ज्यादा बढ़त की गुंजाइश देख रहे हैं। चलिए अब आते हैं तीसरे बड़े खिलाड़ी पर, एक्सो नोबेल इंडिया। इनके ब्रांड डुलक्स को कौन नहीं जानता, और अब तो ये JSW पेंट्स के साथ मिल रहे हैं। ये मर्जर कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है? हाँ, ये इस सेक्टर की शायद सबसे बड़ी खबर है इस वक्त। एक्सो नोबेल इंडिया
जो डुलक्स जैसे प्रीमियम ब्रांड्स के लिए जानी जाती है, अब जेएसडब्ल्यू पेंट्स के साथ विलय मतलब मर्जर कर रही है। जेएसडब्ल्यू पेंट्स बाजार में काफी आक्रामक तरीके से उतरी थी, अपने डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइसिंग के दम पर। अब एक्सो के मजबूत ब्रांड्स और टेक्नोलॉजी और जेएसडब्ल्यू की पहुंच और आक्रामकता का मेल इसे एशियन पेंट्स और बर्जर के सामने एक बहुत मजबूत तीसरा दावेदार बना सकता है। ये वाकई में गेम चेंजर हो सकता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। एक्जो नोबेल वैसे क्या कर रही है बाजार में आजकल, मतलब मर्जर के अलावा? एक्सो प्रीमियम डेकोरेटिव पेंट्स में पहले से ही काफी मजबूत है। ये भी नए लग्जरी पेंट लॉन्च कर रहे हैं, जैसे वेलवेट टच इटर्ना, और अपने पुराने सफल प्रोडक्ट्स जैसे वेदर शील्ड प्रोडक्ट को और बेहतर बना रहे हैं। साथ ही ये ग्राहकों तक पहुंचने के नए तरीके आजमा रहे हैं, जैसे डुलक्स एक्सपीरियंस स्टोर्स खोलना, जहां ग्राहक पेंट को महसूस कर सकते हैं। अच्छा, एक्सपीरियंस स्टोर्स। हाँ, इन्होंने आर्किटेक्ट्स और डिजाइनरों का एक नेटवर्क भी बनाया है, जिसे माइस्ट्रो कहते हैं। और इनके स्टॉक का प्रदर्शन, यहाँ क्या कहानी है बाकियों से अलग? एक्सो नोबेल की कहानी थोड़ी अलग है। हाँ, पिछले 10 साल में स्टॉक ने सालाना 10% CAGR का रिटर्न दिया है, जो बर्जर से कम और एशियन पेंट्स के बराबर है। लेकिन मजेदार बात यह है कि पिछले 3 सालों में इसका प्रदर्शन शानदार रहा है, लगभग 21% CAGR। 21% CAGR 3 साल में? हाँ, और पिछले 1 साल में जब एशियन पेंट्स और बर्जर गिरे हैं, एक्सो नोबेल का स्टॉक करीब 6% ऊपर गया है। अरे, ये तो बिल्कुल उल्टी कहानी है। ऐसा क्यों? जब कंपटीशन बढ़ रहा है तो ये कैसे बढ़ रहा है? इसके पीछे शायद कंपनी का बेहतर प्रदर्शन और कैपिटल मैनेजमेंट है। रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ हाल के वर्षों में तेज हुई है, और सबसे प्रभावशाली है इनका ROCE। याद है, एशियन पेंट्स का ROCE 42% से गिरकर 26% हो गया था। हाँ, याद है। एक्सो नोबेल का ROCE FY14 में सिर्फ 16% था, जो FY25 में बढ़कर 42% हो गया। क्या बात है! 16% से 42% ROCE, ये तो जबरदस्त उछाल है। इसका मतलब ये अपनी पूंजी का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, ये शानदार कैपिटल एफिशिएंसी दिखाता है, और इसका फायदा शेयरधारकों को भी मिला है। FY25 में कंपनी ने 100 रुपए प्रति शेयर का भारी भरकम डिविडेंड दिया। 100 रुपए का डिविडेंड एक शेयर पर? जी हाँ। तो फिर तो इसका वैल्यूएशन भी आसमान पर होगा। इतना अच्छा प्रदर्शन है तो? नहीं, हैरानी की बात है कि ऐसा नहीं है। इसका P रेशियो 38.5 है, जो इसके 10 साल के औसत 35.1 के करीब है। यानी ये एशियन पेंट्स या बर्जर जितना महंगा नहीं है। शायद बाजार अभी भी जेएसडब्ल्यू के साथ मर्जर को लेकर थोड़ा इंतजार कर रहा है, देख रहा है कि डील कैसे शेप लेती है। और हाल का प्रदर्शन कैसा रहा? हाल में भी कंपनी ने अच्छा किया है। FY25 में जब बाकी कंपनियों की बिक्री गिरी थी, एक्सो नोबेल ने 3% रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई। ये दिखाता है कि इनके पास कीमत बढ़ाने की ताकत, मतलब प्राइसिंग पावर है, और लागत पर भी कंट्रोल है। हालांकि डिस्काउंट और मार्केटिंग खर्च बढ़ने से मार्जिन पर थोड़ा दबाव जरूर आया। ये मर्जर इसे रणनीतिक रूप से बहुत अहम बना देता है। लेकिन क्या सब कुछ अच्छा ही है? कोई रिस्क नहीं इसमें? कुछ ब्रोकरेज जैसे एसेट सी मेहता थोड़े सतर्क हैं। उनका मानना है कि मर्जर कैसे होता है, इसमें क्या शर्तें होती हैं, इसे लेकर अभी अनिश्चितता है, जो एक रिस्क है। इसलिए उन्होंने सेल यानी बेचने की रेटिंग दी है, जिसका टारगेट प्राइस 3,440 रुपए है, जो मौजूदा कीमत के आसपास ही है। समझ गए। तो तीनों बड़ी कंपनियों की अपनी अपनी चुनौतियां और ताकतें हैं। अब आते हैं उस पेंट वॉर पर जिसकी बात हो रही है। ये जो नए खिलाड़ी हैं, खासकर बिरला ओपस जिसने इतनी तेजी से मार्केट शेयर ले लिया, और अब ये जेएसडब्ल्यू एक्सो का गठजोड़, क्या वाकई बाजार में घमासान मचा हुआ है? बिल्कुल, इसे पेंट वॉर कहना गलत नहीं होगा। स्थिति काफी नाटकीय है। एक जाने माने वेंचर कैपिटलिस्ट हैं राहुल माथुर, उन्होंने हाल ही में कहा कि यह 70,000 करोड़ का पेंट सेक्टर इतिहास में पहली बार सिकुड़ा है। मतलब ओवरऑल बिक्री कम हुई है। यह बहुत बड़ी बात है। सेक्टर सिकुड़ गया? हाँ, और जैसा आपने कहा, बिरला ओपस ने तो बाजार में उतरे 2 साल से भी कम समय में 8% से ज्यादा मार्केट शेयर झटक लिया है। ये अभूतपूर्व है। 8% मार्केट शेयर इतनी जल्दी, ये कैसे किया उन्होंने? क्या रणनीति है उनकी? लगता है बिरला ओपस ने शुरुआत में डीलरों को भारी मार्जिन और ग्राहकों को बहुत आक्रामक कीमतों देकर बाजार में सेंध लगाई है। उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाने पर जबरदस्त पैसा खर्च किया है। अब देखना यह है कि क्या यह रणनीति लंबे समय तक चल पाएगी, खासकर जब उन्हें मुनाफा भी कमाना होगा। लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से बाजार को हिलाकर रख दिया है। और वो कानूनी लड़ाई की भी बात थी एशियन पेंट्स के साथ? एशियन पेंट्स और बिरला ओपस के बीच कुछ कानूनी मामले भी चल रहे हैं, जो दिखाता है कि मुकाबला कितना कड़ा और पर्सनल हो गया है। दूसरी तरफ जेएसडब्ल्यू एक्सो का गठजोड़ एक और बड़ा दावेदार खड़ा कर रहा है। तो इसका असर क्या हो रहा है बाजार पर, आम ग्राहक या डीलर पर? सीधा असर दिख रहा है। कीमतें गिराने की होड़ मची हुई है, मतलब एग्रेसिव प्राइसिंग, और डीलरों को अपनी तरफ खींचने के लिए कंपनियां तरह तरह के ऑफर दे रही हैं। कहा जा रहा है कि ये उथल पुथल कम से कम 2027 तक चल सकती है। तो हाँ, ये बाजार में एक बड़े बदलाव का दौर है, एक तरह का संग्राम छिड़ा हुआ है। तो सबसे बड़ा सवाल अब निवेशकों के मन में होगा, इस माहौल में क्या करें? क्या इन पेंट स्टॉक्स में, खासकर एशियन पेंट्स, बर्जर, एक्सो नोबेल में अभी पैसा लगाना समझदारी है? इन कंपनियों का भविष्य कैसा दिखता है इस वॉर के बीच? देखिए, इस बात में कोई शक नहीं कि ये तीनों कंपनियां, एशियन पेंट्स, बर्जर, एक्सो, बहुत अच्छी क्वालिटी की कंपनियां हैं। इन्होंने लंबे समय में निवेशकों को अच्छा पैसा बना के दिया है। इनके ब्रांड बहुत मजबूत हैं, लोगों का भरोसा है, और इनकी बहुत जबरदस्त है। ये तो हुई पुरानी बात, लेकिन अब आगे क्या? कंपटीशन तो अलग लेवल का है। बिल्कुल,
लेकिन आज की सच्चाई को नजरअंदाज नहीं कर सकते। कंपटीशन का दबाव साफ है और ये मार्जिन पर असर डाल रहा है। घरों की मांग में नरमी का खतरा है, लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा कम होगा, मतलब डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में स्लो डाउन। तो पेंट जैसी चीजों पर खर्च टाला जा सकता है। और कच्चे माल, खासकर कच्चे तेल से बनने वाले सामान, उनकी कीमतों का जोखिम तो हमेशा ही रहता है पेंट इंडस्ट्री में। इन सब वजहों से लगता है कि अगले 1-2 साल इन स्टॉक्स के लिए शायद बहुत ज्यादा तेजी वाले ना हो। और वैल्यूएशंस भी तो महंगे हैं, आपने बताया। हाँ, वैल्यूएशन अभी भी प्रीमियम है। बाजार इन्हें लीडर मानता है, इसलिए ज्यादा कीमत देने को तैयार है। लेकिन जब ग्रोथ धीमी हो रही हो और कंपटीशन बढ़ रहा हो, तो इस महंगे वैल्यूएशन पर और ज्यादा बढ़ने की गुंजाइश, जिसे री रेटिंग पोटेंशियल कहते हैं, वो कम लगती है। इसीलिए ज्यादातर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी होल्ड या सतर्क रहने की सलाह दे रही हैं। तो क्या बिल्कुल निवेश ना करें, दूर रहे? ऐसा नहीं है। देखिए, लंबी अवधि की कहानी देखें तो भारत में घरों की जरूरत बनी रहेगी। पुराने घरों की मरम्मत और रेनोवेशन का बाजार बहुत बड़ा है और लोग धीरे धीरे सस्ते पेंट से हटकर अच्छी क्वालिटी और प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं। ये सब बातें पेंट कंपनियों के पक्ष में जाती हैं लॉन्ग टर्म में। अच्छा। लेकिन शायद ये समय आंख बंद करके कूदने का नहीं, बल्कि धैर्य रखने का है। निवेशकों को या तो बहुत लंबी अवधि का नजरिया रखना होगा, या फिर कीमतों में अगर कोई बड़ी गिरावट आती है उसका इंतजार करना होगा। तो कुल मिलाकर पेंट सेक्टर एक बहुत ही दिलचस्प और अहम मोड़ पर खड़ा है। पुराने बादशाह अपनी गद्दी बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और नए ताकतवर योद्धा उन्हें चुनौती दे रहे हैं। बिल्कुल, और ये देखना वाकई रोमांचक होगा कि क्या इनोवेशन, ग्राहकों की ब्रांड के प्रति वफादारी और ये विशाल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन पुरानी कंपनियों को इस तूफान से बचा पाएंगे, या फिर आने वाले सालों में हमें मार्केट शेयर में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। ये वो बड़ा सवाल है जिस पर इंडस्ट्री और निवेशकों दोनों की पैनी नजर रहेगी। तो सुनने वालों के लिए आज का सवाल यही है, इस बदलते माहौल और जबरदस्त कंपटीशन को देखते हुए आपको क्या लगता है, निवेश के लिहाज से कौन बेहतर नजर आ रहा है? आपके पास 2 विकल्प हैं। ऑप्शन ए, स्थापित खिलाड़ी, एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स जैसे एशियन पेंट्स, बर्जर, जिनका भरोसा और नेटवर्क मजबूत है। या फिर ऑप्शन बी, नए या बदलते खिलाड़ी, न्यू ट्रांसफॉर्मिंग प्लेयर्स जैसे बिरला ओपिस या GSW एक्सो गठजोड़, जो बाजार में हलचल मचा रहे हैं और शायद भविष्य में बड़े बन सकते हैं। नीचे कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं, ए या बी, आपको क्या लगता है बाजी कौन मारेगा? और हाँ, अगर आपको फाइनेंस और मार्केट की दुनिया की ऐसी ही गहरी और दिलचस्प बातें जानना पसंद है तो द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोमांचक विषय के साथ। नमस्ते।